बॉडी बिल्डिंग के बादशाह और 8 बार के मिस्टर ओलंपिया रॉनी कोलमन एक दरवेश दैत्य हैं जिनका जिस्म पत्थर जैसा सख्त लेकिन दिल फूलों जैसा नर्म है। वो बॉडी बिल्डिंग के इतिहास का सुनहरी अक्षर हैं। ये पूरी सीरीज रॉनी कोलमन को समर्पित है। ये सीरीज का चौथा पार्ट है। पहले 3 पार्ट ने नहीं देखे तो प्लीज वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये पूरी सीरीज आपके दिमाग को और रोशन करेगी। और ये पूरी सीरीज देखकर आपके मन में रॉनी कोलमन और प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग के लिए जो भी इज्जत है वो 1000 गुना बढ़ जाएगी। मैं गुरप्रीत सिंह मल्ली, हेल्थ गुरु। आज की वीडियो में हम रॉनी कोलमन द्वारा इस्तेमाल किए गए हर किस्म के स्टीरॉइड और हर तरह के स्टीरॉइड साइकिल की बात करेंगे। इस टॉपिक पर बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि एक आम इंसान सोचता है कि बॉडी बिल्डिंग खेल ही स्टीरॉइड का है, और इसी चक्कर में जिम जाने वाले लड़के जिनमें मिस्टर ओलंपिया तक जाने का पोटेंशियल होता है वो बस स्टेट लेवल के बॉडी बिल्डर बनकर ही रह जाते हैं, क्योंकि वो 3-4 सालों में ही इतना स्टीरॉइड ले लेते हैं जितना कि रॉनी कोलमन ने भी कभी नहीं लिया होता। और अब इससे ज्यादा स्टीरॉइड जब लिया ही नहीं जा सकता तो वो निराश होकर बॉडी बिल्डिंग को ही छोड़ देते हैं। एक बात पर जरा गौर करिए कि अगर बॉडी बिल्डिंग स्टीरॉइड का ही खेल होता तो दुनिया के सबसे बड़े बॉडी बिल्डर इंडिया और पाकिस्तान में होते, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका से बहुत ज्यादा सस्ता और शुद्ध एनाबॉलिक स्टीरॉइड मिलता है। अमेरिका जैसे देशों में बड़े बड़े बॉडी बिल्डरों को भी स्टीरॉइड ब्लैक मार्केट से ही खरीदना पड़ता है। ऐसा स्टीरॉइड जो अंडरग्राउंड लैब में तैयार होता है, जिसकी क्वालिटी का कोई भरोसा नहीं होता। अगर मिस्टर ओलंपिया बनने के लिए सिर्फ स्टीरॉइड की जरूरत होती तो मिस्टर ओलंपिया की स्टेज पर इंडियन और पाकिस्तानी बॉडी बिल्डरों की भरमार होती। तो पहला सच ये है कि स्टीरॉइड बॉडी बिल्डर नहीं बनाता, और दूसरा सच ये भी है कि स्टीरॉइड एक बॉडी बिल्डर को मिस्टर ओलंपिया बनने में मदद करता है। मैं दोहराता हूँ कि स्टीरॉइड मिस्टर ओलंपिया पैदा नहीं कर सकता, लेकिन स्टीरॉइड मिस्टर ओलंपिया बनने में मदद जरूर कर सकता है, सिर्फ मदद। और इसका जीता जागता सबूत 8 बार के मिस्टर ओलंपिया रॉनी कोलमन है, क्योंकि जब रॉनी कोलमन ने पहली बार स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया तो वो 30 साल के थे, और रॉनी कोलमन ने स्टीरॉइड को हाथ लगाए बगैर मिस्टर ओलंपिया में compete भी कर लिया था। रॉनी कोलमन ने मेट्रोफ्लेक्स जिम के अंदर बिल्कुल नेचुरल रहते हुए 5-6 साल इतनी मेहनत की कि वो बिना स्टीरॉइड का यूज किए प्रो कार्ड भी हासिल कर गए। स्टीरॉइड के बगैर रॉनी कोलमन के जिस्म पर इतना मसल मास था जो कई बॉडी बिल्डर एनाबॉलिक स्टीरॉइड का इस्तेमाल करने पर भी हासिल नहीं कर सकते। अब आप सोचेंगे कि शायद रॉनी कोलमन झूठ बोल रहे हैं, तो ये आप पर निर्भर है कि आप क्या सोचते हो। लेकिन कुछ ऐसे सबूत हैं जो रॉनी कोलमन के इन दावों पर सच की मोहर लगाते हैं। 1992 में रॉनी कोलमन ने पहला मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन खेला, जीता नहीं सिर्फ खेला, तो उनको पहले 10 क्या पहले 15 बॉडी बिल्डर में भी कोई प्लेस नहीं मिली। जैसे रॉनी कोलमन किसी को दिखाई ही नहीं दिए। और याद रखिए, अब तक भी रॉनी स्टीरॉइड से दूर थे, फिर भी उनकी छाती 54 इंच, कमर 29 इंच, डोला 21 इंच और थाइज का साइज 38 इंच था। तो 1994 तक रॉनी की बॉडी में आपको कोई बड़ा अंतर नहीं दिखेगा, लेकिन 1994 के बाद वो हल्क की तरह तब्दील होने लगे जब उन्होंने स्टीरॉइड का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। मिस्टर
मिस्टर ओलंपिया 1992 में जहां उनको कोई जगह ही नहीं मिली, वहीं 1994 में वो 15वें स्थान पर आ गए, 1995 में वो 10वें स्थान पर, 1996 में 6ठे स्थान पर और 1997 में वो 9वें स्थान पर आए जब डोरियन येट्स ने अपना आखिरी मिस्टर ओलंपिया मुकाबला लड़ा और जीता। तो जब डोरियन येट्स ने मिस्टर ओलंपिया बनने के बाद रिटायरमेंट ले ली तो लोगों को लगता था कि अगले मिस्टर ओलंपिया फ्लेक्स व्हीलर बनेंगे या उनके बाद नासिर एल सोनबटी, केविन लेब्रॉन और शॉन रे का नाम था। रॉनी के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं था, लेकिन 1992 से लेकर 1998 तक रॉनी ने अपनी बॉडी पर इतनी तेजी से मसल मास भरा कि बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में हंगामा मच गया और 1992 में जिस रॉनी कोलमन को किसी ने देखा ही नहीं था वो 1998 में मिस्टर ओलंपिया बन गए। तो जिस रफ्तार से रॉनी की बॉडी ने 1992 तक मसल मास हासिल किया वो रफ्तार धीमी थी, जैसे कि एक नेचुरल खिलाड़ी की होती है। पर इसके बाद तो जैसे रॉनी इतनी तेजी से बड़े हुए जैसे फिल्मों में हल्क बड़ा होता है, यानी अब रॉनी ने स्टीरॉइड लेना शुरू कर दिया था। रॉनी कहते हैं कि मैंने अपनी बॉडी बिल्डिंग की लाइफ में इतना ही स्टीरॉइड लिया जितना कि आम तौर पर बेसबॉल के खिलाड़ी लेते हैं, पर जब कोई इंसान स्टीरॉइड लेता है तो वो इसके असर को महसूस करता है। मैं जिम और मसल मास के अलावा जो असर होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। स्टीरॉइड लेने पर इंसान पहले से ज्यादा जोश महसूस करता है, पहले से थोड़ा ज्यादा पॉजिटिव सोचने लगता है, उसे गुस्सा भी थोड़ा ज्यादा आ सकता है। और रॉनी कहते हैं कि वो जब स्टीरॉइड लेते तब भी वैसे ही महसूस करते और जब स्टीरॉइड ऑफ होता तब भी वो पहले की तरह ही महसूस करते। रॉनी ने स्टीरॉइड के बारे में सबसे पहले जो भी जाना वो फ्लेक्स व्हीलर से जाना, क्योंकि उस टाइम तक फ्लेक्स व्हीलर को स्टीरॉइड के बारे में काफी तजुर्बा हो चुका था। फिर रॉनी ने स्टीरॉइड के बारे में जितना ज्यादा हो सका ज्ञान हासिल किया, इस बारे में जो पढ़ने को मिला वो पढ़ा और पूरी तरह संतुष्ट होने पर ही स्टीरॉइड लेना शुरू किया। तो आप कह सकते हो कि रॉनी कोलमन ने पूरी जिम्मेवारी के साथ ही एनाबॉलिक स्टीरॉइड का इस्तेमाल किया। और अब बात करते हैं कि रॉनी कोलमन कौन सा स्टीरॉइड किस स्टीरॉइड के साथ कितनी मात्रा में और कितनी देर तक इस्तेमाल करते थे। YouTube पर आपको एक वीडियो मिलेगी जिसमें बॉडी बिल्डर टॉम प्लेट्स के साथ रॉनी कोलमन की एक इंटरव्यू है। इस वीडियो में रॉनी कोलमन खुद के द्वारा यूज किए गए स्टीरॉइड के बारे में सब कुछ खुल के बताते हैं। हालांकि इस वीडियो में उनकी पहचान को छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन फिर भी आप आसानी से रॉनी कोलमन को पहचान सकते हैं। तो मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूँ वो उसी वीडियो में रॉनी कोलमन द्वारा खुद बताई गई जानकारी पर आधारित है। ज्यादा विस्तार में जानकारी चाहिए तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। रॉनी कोलमन पूरे साल में 3-3 महीने के 2 स्टीरॉइड साइकिल लेते थे और 6 महीने पूरी तरह नेचुरल रहते थे, यानी 3 महीने स्टीरॉइड साइकिल ऑन, 3 महीने स्टीरॉइड साइकिल ऑफ, फिर से 3 महीने स्टीरॉइड साइकिल ऑन और फिर से 3 महीने स्टीरॉइड साइकिल ऑफ। जहां तक स्टीरॉइड की मात्रा की बात है तो ये मात्रा आजकल 70-75 किलोग्राम वजन वाले स्टेट लेवल के बॉडी बिल्डरों द्वारा यूज किए जा रहे एनाबॉलिक स्टीरॉइड से थोड़ी कम ही है। हालांकि रॉनी का वजन उस वक्त 1.5 क्विंटल के नजदीक था। तो रॉनी कोलमन का स्टीरॉइड साइकिल कुछ इस तरह से होता था। टेस्ट एक्स, एक कम जाना जाने वाला टेस्टोस्टेरोन, हर हफ्ते 750 mg, जिसे वो हफ्ते में 3 बार लगाते थे, यानी एक बार में 250 mg का इंजेक्शन। प्रीमाबोलोन हर हफ्ते 300 mg, जिसे वो हफ्ते में 3 बार लगाते थे, यानी एक बार में 100 mg का इंजेक्शन। नैंड्रोलोन डेकानेट
टैबलेट यानी डेका हर हफ्ते 200 mg, टेस्टोस्टेरोन हेप्टिलेट हर हफ्ते 500 mg, जिसे वो हफ्ते में 2 बार लगाते थे यानी 250 mg के 2 इंजेक्शन, प्रीमाबोलोन, डायनाबोल और एंड्रोल टैबलेट। मोटे तौर पर वो 25 से 100 mg हर रोज लेते थे। इनकी डोज वो बदलते रहते थे। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH 4 IU हर इंसुलिन, तो इंसुलिन को वो सिर्फ कंपटीशन से पहले ही इस्तेमाल करते थे जब वो कार्ब अप फेज में होते थे, यानी मसल में कार्ब को भर रहे होते थे। बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन की तैयारी का ये बहुत महत्वपूर्ण फेज होता है। पहले बॉडी में से कार्ब को डिप्लीट यानी खाली कर दिया जाता है और फिर कंपटीशन से तुरंत पहले एकदम से कार्बोहाइड्रेट्स दिए जाते हैं, जिससे कि खाली और भूखे मसल इन कार्बोहाइड्रेट्स को ऐसे सोखते हैं जैसे एक खाली स्पंज पानी को सोखती है। तो रॉनी कोलमन के अनुसार वो यही सब ही इस्तेमाल करते थे और हर 3 या 4 महीने बाद वो अपनी बॉडी का पूरा चेकअप भी कराते थे कि कहीं इन स्टीरॉइड के उनके दिल, लीवर या गुर्दों पर कोई बुरा असर तो नहीं हो रहा। लेकिन रॉनी आज भी अंदर से पूरी तरह तंदुरुस्त है। अब आप कहोगे कि उनको लगी बेतहाशा और गंभीर चोटों का क्या? उनकी तो पूरी की पूरी रीढ़ की हड्डी के कितने सारे ऑपरेशन हो चुके हैं। उनके हिप्स के जोड़ तक बनावटी पाए गए हैं। क्या ये सब स्टीरॉइड के साइड इफेक्ट नहीं है? पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है, लेकिन क्या सचमुच ऐसा ही है? इसका उत्तर आपको अगले पार्ट में मिलेगा।